स्वागत दोस्तों, सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों। किसानों के द्वारा बुलाए गए महापंचायत के अंदर कौन कौन से बड़े मुद्दों पर लगी है मोहर, बताएंगे क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में किसान नेता डल्लेवाल पहुंचे हैं स्ट्रेचर पर, इसके बाद उन्होंने किया है बीजेपी सरकार को घेरने का बड़ा ऐलान। इसी के साथ में बताएंगे आगे की रणनीति में किसानों ने क्या बड़े ऐलान किया है दोस्तों। अचानक से मोदी के भाषण में उनको रुकना पड़ा, क्या टेलीप्रॉम्प्टर बंद होने के बाद मोदी को ऐसा करना पड़ा, बताएंगे क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। और भाजपा नेता गालीबाज नेता को बीजेपी ने दिया टिकट तो दिखाने लगे अपने रूप, बताएंगे प्रियंका गांधी को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के बाद हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रोटेस्ट किया है दोस्तों। इसके साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार के एक और मंत्री ने मोर्चा खोला, बताएंगे एक और सहयोगी पार्टी है बगावत को तैयार, और बीजेपी के नेता ने अपने ही सहयोगी पार्टी का पारा चढ़ा दिया है दोस्तों। क्या एक और पार्टी होने वाली है भाजपा एनडीए गठबंधन से अलग, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की। तो लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश के किसानों के समर्थन में पूरे देश को खड़ा होना चाहिए दोस्तों, और किसानों के आंदोलन की एक एक मांग का समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में देश के किसानों के समर्थन में है मजबूती से खड़े लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत बुलाई गई और महापंचायत बीते दिन एक भव्य तरीके से आयोजित किया गया दोस्तों। 40 दिन से आमरण अनशन पर बैठे जगजीत सिंह डल्लेवाल को स्ट्रेचर पर मंच पर लेकर आया गया था, लगातार अनशन कर रहे, जिसके कारण उनकी तबीयत लगातार खराब होती चली जा रही है दोस्तों। लेकिन 9 मिनट के भाषण के दौरान, संबोधन के दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि जीत कर जाएंगे, यानी हरियाणा और पंजाब के किसानों ने अपना मूड बना लिया है कि जब तक जीतेंगे नहीं तब तक आंदोलन छोड़ेंगे नहीं, और किसानों का अनशन लगातार जारी रहेगा। पंजाब सरकार के कृषि मंत्री को चिट्ठी लिखकर वार्ता शुरू करने के लिए भी कहा है दोस्तों। कुल मिलाकर दोस्तों किसानों का आंदोलन पहली बार इतना मजबूत नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से लेकर सुप्रीम कोर्ट और हरियाणा पंजाब की सरकार को भी किसानों की मांग के लिए नए नए तरीके से उनको ऑफर देने पड़ रहे हैं, और आने वाले दिनों के अंदर किसानों का आंदोलन और बड़ा हो सकता है दोस्तों। इसके साथ में दिल्ली में नरेंद्र मोदी की एक के बाद एक 2 लगातार सभाएं करवाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन पहले भी दिल्ली आए थे, इसके बाद फिर से उन्होंने दिल्ली में आकर सभा को संबोधित किया है। नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे, भाषण देते देते अचानक से मोदी रुक जाते हैं, और इसके बाद उनकी चुप्पी को लेकर सोशल मीडिया पर कई सारे सवाल खड़े हो गए दोस्तों। लोगों ने पूछा कि मोदी अचानक से भाषण देते देते रुके क्यों, तो पता चला है कि नरेंद्र मोदी क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर काम नहीं कर रहा था इसलिए वो रुक गए थे और भाषण नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि सामने कुछ लिखा ही नहीं था, क्योंकि मोदी तो लिखा हुआ पढ़कर भाषण देते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों इस तरीके के दावे के बाद भाजपाइयों की जमकर किकरी हो गई है। सोशल मीडिया पर जमकर लोगों ने वीडियो शेयर किया है दोस्तों। इस पर बीजेपी के लोगों का जस्टिफिकेशन आया है। भाजपा के लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी भाषण देते वक्त इसलिए रुक गए थे क्योंकि मोदी मोदी के नारे लग रहे थे, लेकिन सबको पता है कि उनकी आंखें बता रही है कि वो टेलीप्रॉम्प्टर की तरफ देख रहे हैं और टेलीप्रॉम्प्टर नहीं चल रहा है, इसलिए नरेंद्र मोदी चुप्पी साधकर अचानक से रैली में भाषण में रुक जाते हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि मोदी का भाषण का मतलब टेलीप्रॉम्प्टर से लिखा हुआ भाषण, मोदी अपने आप भाषण नहीं देते बल्कि जो लिख कर आते हैं वही भाषण देते हैं, और यही देश का दुर्भाग्य है कि नरेंद्र मोदी को लेकर जो पहले माहौल बनाया जाता था कि अपने आप भाषण देते हैं, अपने दिल की बात करते हैं, लेकिन अगर दिल की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी एक नेता होते तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था, ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों के सवालों का जवाब देना चाहिए था। लेकिन मोदी को पता है कि अगर जिस दिन ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उस दिन सारी पोल खुल जाएगी, इसीलिए बीते 10-12 साल के अंदर कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है दोस्तों उन्होंने, और दूसरी और टेलीप्रॉम्प्टर का भी बार-बार इस्तेमाल करते रहते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखा बताएगा। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने पर भारतीय जनता पार्टी के नेता रमेश बिधूड़ी के खिलाफ महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने पुतला फूका है और जूता मारा है दोस्तों। अलका लांबा और रमेश बिधूड़ी कलकाजी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, उनका मुकाबला मुख्यमंत्री आतिशी के सामने है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता रमेश बिधूड़ी के द्वारा ये विवादित टिप्पणी करना और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के गुस्से में आना, ये साफ संकेत है दोस्तों कि आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तीनों मुकाबले में है। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। रमेश बिधूड़ी जो इससे पहले एक मुस्लिम नेता को गंदी गंदी गालियां सदन के अंदर दे रहा था, इसके बाद सस्पेंड भी किया गया था दोस्तों, फिर अब बीजेपी ने टिकट दे दिया है, तो इस तरीके से महिला विरोधी टिप्पणी की गई है। प्रियंका गांधी को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर एक के बाद एक सहयोगियों का झटका मिल रहा है दोस्तों। सबसे पहले आशीष पटेल ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए योगी आदित्यनाथ से कहा था कि हिम्मत है तो मुझे हटाकर दिखाओ, लेकिन बीजेपी के लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि उनको हटाया जाए दोस्तों। इसके बाद वो जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, फिर भी मामला सॉल्व नहीं हुआ, और अब राज्यभर की ओर से भी बीजेपी को आंखें दिखाई गई है दोस्तों। और निषाद पार्टी जो बीजेपी के साथ वाली पार्टी मानी जाती रही है, जिसके नेता बीजेपी के टिकट पर भी चुनाव लड़ते रहते हैं, उन्होंने बगावत करते हुए एक ऐसा बयान दे दिया जिससे भारतीय जनता पार्टी की पूरी पोल खोल दी गई है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर और निषाद पार्टी के चीफ संजय निषाद ने लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की हार के पीछे भारतीय जनता पार्टी को कारण बताया है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विभीषणों की वजह से 43 सीटों पर लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी दोषी है। कुल मिलाकर संजय निषाद की ओर से दिए गए बयान पर एक बात तो स्पष्ट हो गई है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के अपने सहयोगी अब खुलकर बीजेपी की पोल खोल रहे हैं और भाजपा को हार का कारण बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम भारतीय जनता पार्टी के ये तीनों सहयोगी बीजेपी को टाटा अलविदा बाय बाय कभी भी कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखा बताएगा दोस्तों। आशीष पटेल भी अपनी लड़ाई लगातार जारी रखे हुए, साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल राजभर ने रविवार को एक ऐसा बयान दिया है जिससे बीजेपी का एक और सहयोगी भाजपा से चिटक सकता है दोस्तों। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सवाल पर बड़ा दावा किया है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के चेहरे के बिना चुनाव लड़ेगी, सबका अपना अपना तरीका होता है, हमारा भी अपना तरीका है। इसके बाद उन्होंने ओम प्रकाश राजभर के द्वारा दिए गए बयान पर भी पलटवार किया है दोस्तों। राजभर बीते दिनों कह रहे थे कि वे उत्तर प्रदेश और बिहार में अकेला चुनाव लड़ेंगे
देंगे। उनके इस बयान को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा है कि वे अपनी पार्टी चला रहे हैं, वे अकेला चुनाव लड़ना चाहते हैं तो लड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा बीते दिनों कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि हनुमान राजभर जाति से आते हैं। उनके इस बयान पर भी अनिल राजभर ने पलटवार करते हुए कहा कि महापुरुषों को, हमारी संस्कृति और परंपराओं को, उसके अलावा जो हमारी पहचान है उसको किसी जाति के दायरे में नहीं बांधना चाहिए। उन्होंने कहा है कि महापुरुष हमारी धार्मिक आस्था के प्रतीक है, वे सबके हैं। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने अनिल राजभर को आगे कर रखा है ओपी राजभर को काउंटर करने के लिए, और अनिल राजभर की ओर से यह बयान देकर कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है दोस्तों। ये बात और संकेत स्पष्ट कर दिए गए हैं कि आने वाले दिनों के अंदर ओपी राजभर और बीजेपी के नेता अनिल राजभर के बीच में जोरदार मुकाबला देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का कारण ओपी राजभर के लिए अनिल राजभर बन जाए दोस्तों। इसी के साथ में रिजित हत्याकांड मामले को लेकर कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है दोस्तों। आपको बता दें कि रिजित के हत्याकांड के मामले को लेकर केरल के किन्नौर में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े हुए 9 कार्यकर्ताओं को दोषी माना गया है। इनके ऊपर सजा का ऐलान 7 तारीख को किया जाएगा। कुल मिलाकर ये सारे के सारे लोग, इसमें आरएसएस के ज्यादातर लोगों ने मिलकर रिजित की हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि राजनीतिक हत्या का ये बड़ा मामला केरल से सामने आता है। केरल में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कहते हैं कि उनके कार्यकर्ताओं की कई बार हत्या की गई है, लेकिन हकीकत यह है कि आरएसएस और भाजपा के लोग इसमें पूरे कांड में दोषी पाए गए हैं। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक पूरी अपडेट लगातार पहुंचते रहे। साथ उत्तर प्रदेश के अंदर आशीष पटेल और पल्लवी पटेल के बीच में जारी लड़ाई के बीच में मंत्री के पूर्व ओएसडी की एंट्री हो गई है दोस्तों। योगी सरकार के मंत्री आशीष पटेल के पूर्व ओएसडी राजकुमार पटेल पल्लवी पटेल के समर्थन में आए हैं। पूर्व ओएसडी और पल्लवी पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई सारे दावे किए हैं दोस्तों। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पल्लवी पटेल ने कहा है कि राज बहादुर पटेल, आशीष पटेल पेशे से शिक्षक है, वह लंबे समय तक आशीष पटेल के ओएसडी भी रहे हैं। पूर्व ओएसडी राजकुमार पटेल ने दावा किया है कि उन्होंने मंत्री जी को विभागीय पदोन्नति समिति यानी डीपीसी को लेकर कई बार चेताया था, लेकिन वो नहीं माने। कुल मिलाकर दोस्तों आशीष पटेल के अपने ही ओएसडी की ओर से, पूर्व ओएसडी की ओर से मोर्चा खोला गया और कई सारे भ्रष्टाचार के दावे किए गए हैं। इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना दल पर दबाव बना रही है दोस्तों। अपना दल के पास अब कोई विकल्प नहीं है, उनको या तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से अलग होना पड़ेगा या फिर इसी तरीके के आरोप झेलने पड़ेंगे। अगर आप भी मानते हैं कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी को कमजोर करने के लिए पूरी साजिश रची जा रही है, इसके पीछे किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी के राजनीतिक नेता का हाथ है, तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा दोस्तों। कौन है इसके पीछे लिखिएगा जरूर। इसके साथ में राजधानी लखनऊ के अंदर शनिवार को कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यदि मंत्री आशीष पटेल ने भ्रष्टाचार किया है तो मुख्यमंत्री हिम्मत दिखाते हुए उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे। यदि मंत्री सही है और सरकार, एसटीएफ और सूचना निदेशक मिलकर उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं तो अनुप्रिया पटेल को अपमानित करने वाली सरकार का तत्काल बहिष्कार किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करेगी। कुल मिलाकर दोस्तों अनुप्रिया पटेल से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से अलग होने की अपील की गई है। क्या आपको लगता है कि वो इस अपील को मानेंगे? साथ बिहार के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है दोस्तों। उन्होंने कहा कि उनकी तबियत सेहत का हवाला देते हुए कि सीएम का पोस्ट छोड़ने की हम उन्हें सलाह देते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मोतिहारी पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा झूठ की यात्रा है। सीएम नीतीश कुमार हाईजैक हो चुके हैं। कुछ लोगों ने दिल्ली से लेकर पटना तक उनको फायदा पहुंचाने के लिए हाईजैक किया हुआ है। अपने फायदे के लिए यहाँ पर सरकार कुछ लोग चला रहे हैं। मुख्यमंत्री होश में नहीं है, वह निर्णय लेने के लायक नहीं है, वो थक चुके हैं। रिटायर्ड अधिकारियों के साथ मिलकर बिहार की सरकार चला रहे हैं। आरजेडी ने नीतीश कुमार की वापसी पर तेजस्वी यादव के बयान से स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि सवाल ही नहीं उठता है नीतीश कुमार को वापस लेने का, क्योंकि वो होश में ही नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों नीतीश कुमार को लेकर ये जबरदस्त तरीके का दावा किया जा रहा है कि कुछ रिटायर्ड अधिकारी बिहार सरकार चला रहे हैं और नीतीश कुमार के पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है। नीतीश कुमार खुद होश में नहीं है, ये बहुत बड़ा दावा है दोस्तों। आपको क्या लगता है लिखकर जरूर बताएगा। नवीन पटनायक नीतीश कुमार का भी अधिकारी इस्तेमाल कर रहे हैं, लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पूर्णिया बिहार के अंदर आयुष जायसवाल ने प्रयाग महाकुंभ को उड़ाने की धमकी देने के लिए एक फेक आईडी बनाई। आयुष ने नासर पठान नाम से इंस्टाग्राम पर आईडी बनाकर यह आपत्तिजनक पोस्ट की दोस्तों। इस पोस्ट में धमकी दी गई और कहा गया कि कुंभ मेले में अटैक किया जाएगा और इसके बाद एक बड़ी साजिश रचने की बात कही गई। देश भर के टीवी चैनलों ने इस स्टोरी को चलाया, ऐसे बताया जैसे नासर पठान नाम के व्यक्ति ने कुंभ में अटैक करने की धमकी दी है दोस्तों। इसके बाद जब डिटेल में जानकारी निकाली गई तो पता चला कि बम से उड़ाने की धमकी देने वाला व्यक्ति नासर पठान नहीं था बल्कि आयुष जायसवाल था, यानी एक व्यक्ति जिसका नाम आयुष जायसवाल है, बिहार के पूर्णिया का है। उसने अपना नाम बदला और सोशल मीडिया पर नाम बदलकर एक मुस्लिम नाम नासर पठान के नाम से यह धमकी दी गई है दोस्तों। यानी देश के अंदर जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज खासकर मुस्लिम समाज को लेकर भय फैलाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों, और झूठे आरोपों के साथ, झूठे दावे के साथ इस भय को और ज्यादा बड़ा करने की कोशिश की जा रही है। चिंता का विषय है। आपको बता दें कि कुंभ को लेकर इस तरीके की धमकी देने वाला व्यक्ति जिसका नाम आयुष जायसवाल है और नासर पठान बनकर धमकी दे रहा था दोस्तों, कहीं ना कहीं ये प्रायोजित पूरा मामला है। अगर आप भी मानते हैं कि ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, जरूर इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है दोस्तों, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। बिहार में हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या आपको लगता है कि कोई कार्रवाई की जाएगी? साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता नंदकिशोर गुर्जर ने फिर से योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पोल खोलकर रख दी है दोस्तों। उन्होंने कहा कि ऊपर सब बता रहे हैं राम राज चल रहा है, ये नरक हो रखा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। अगर ये सरकार मेरी ना होती, समाजवादी पार्टी की होती तो मुख्यमंत्री के घर में भूस भर देता। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर की ओर से अधिकारियों के द्वारा उत्तर प्रदेश की सरकार की ताकतों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, इस तरीके के
दावे किए जा रहे हैं दोस्तों। और उन्होंने बताया है कि लोगों की समस्या नहीं सुनी जा रही है। पहले उन्होंने महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया, उसके बाद कॉकसी का मुद्दा उठाया। अब जाकर वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की अगर सरकार होती मेरी सरकार की जगह तो मुख्यमंत्री के घर में घूस भर देता। यानी आप समझ सकते हैं कि कैसी बातें बीजेपी के नेता कर रहे हैं दोस्तों। क्या बीजेपी के लोग अपनी सरकार की पोल खोल रहे हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर काफी बुरी स्थिति में है और यही हकीकत है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के नेता नंदकिशोर गुर्जर की इस बात को लेकर तारीफ जरूर की जानी चाहिए। साथ उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के नेता संजय राउत ने शनिवार को दावा किया है कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ देगी। उन्होंने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के 10 विधायकों को और सांसदों को अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रही है। संजय राउत ने आरोप लगाया है कि भाजपा बिहार में अपने सहयोगी को पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में है, लेकिन अब वह जेडीयू के 10 सांसदों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। नीतीश कुमार बेचैन है, मुझे शक है कि एनडीए में बने रहेंगे या नहीं। संजय राउत ने यह भी कहा है कि जेडीयू शायद 2025 के बिहार के विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ चुनाव ना लड़े। उनके दावे पर आपकी क्या राय है दोस्तों? लिखकर जरूर बताएगा। जेडीयू के पास 12 सांसद जिसमें से 10 सांसद बीजेपी तोड़ने की कोशिश कर रही है क्योंकि उनको नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है। साथ टॉप सीक्रेट की खबर पर जारी उत्तर प्रदेश का सबसे भीषण सियासी घमासान दोस्तों। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार के मंत्री आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल पहुंचे। आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल सूचना और एसटीएफ से जुड़े कई साक्ष्य बीजेपी के अध्यक्ष की जानकारी में रख सकते हैं दोस्तों। इस बीच आशीष पटेल का मंत्रालय टॉप सीक्रेट पर मंत्री का खुलासा करने वाले विभागीय अधिकारी को नोटिस जारी कर चुका है। नोटिस में लिखा है कि टॉप सीक्रेट की बात क्यों की गई, 1 हफ्ते में इसका जवाब देना चाहिए। देखते हैं अधिकारी की ओर से कोई जवाब आता है या नहीं आता है दोस्तों। और क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार में इसी तरीके की फूट जारी रहेगी? जो भी जानकारी आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ में एंटी करप्शन ब्यूरो ने फार्मूसा ई रेसिंग के मामले में 55 करोड़ रुपए के फंड के भ्रष्टाचार में बीआरएस के नेता केटीआर को पूछताछ के लिए बुलाया है। बीआरएस के नेता केटीआर को ईडी ने भी 7 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है दोस्तों। क्या बीआरएस पार्टी का भाजपा के साथ गठबंधन कराने को लेकर यह पूरा प्रकरण चल रहा है? आपको क्या लगता है? लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों ताकि पल पल की सारी बड़ी अपडेट आप लोगों तक इसी तरीके से लगातार पहुंचती रहे दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर सोनिया गांधी, दानिश अली और अब प्रियंका गांधी को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले रमेश बिधूड़ी ने विवादित बयान दिया। इसके बाद जब लोगों ने जोरदार मोर्चा खोला और सोशल मीडिया से लेकर हर जगह सवाल पूछे तो उन्होंने अब माफी मांगी और कहा है कि मेरे बयान से अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मैं इसके लिए माफी मांगना चाहता हूं। रमेश बिधूड़ी एक ऐसे नेता है जो हर बार कोई ना कोई विवादित बयान देते हैं दोस्तों और बाद में माफी मांगकर मामले को शांत करने की कोशिश करते हैं। और इन्हें ही भारतीय जनता पार्टी ने कालका जी विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा है दोस्तों। क्या आपको लगता है कि इस तरीके के नेता को कालका जी के लोग वोट डालेंगे, जबकि उनके पास मुख्यमंत्री आतिशी एक विधायक है और आतिशी ने काफी ज्यादा काम किया अपने क्षेत्र में? आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री हर रोज दिल्ली के लोगों को गालियां दे रहे हैं, दिल्ली की जनता का अपमान कर रहे हैं। दिल्ली के लोग चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस अपमान का करारा जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि 2021 का मास्टर प्लान अभी तक नोटिफाइड नहीं किया गया है, इससे विकास रुक गया है। 38 मिनट का भाषण दिया उन्होंने दोस्तों, 29 मिनट उन्हें गालियां दी। आशा करते हैं अगली बार नरेंद्र मोदी जो दिल्ली में सभा करने आएंगे तो बाकी मुद्दों पर बात करेंगे। नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए दावा किया गया है कि नरेंद्र मोदी दिल्ली में आकर केवल गालियां दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को और दिल्ली वालों को, क्योंकि बार बार दिल्ली वालों ने उनको हरा कर भेजा है। साथ दिल्ली की रैली के दौरान मोदी कहते हैं कि कच्चा चिट्टा खोल दो, आपदा वाले बौखला गए हैं, गर्मी में पानी की मारामारी, सर्दी में प्रदूषित हवा, इन्होंने हर मौसम का आपदा काल बना दिया है। नरेंद्र मोदी की ओर से 35 मिनट का भाषण दिल्ली में दिया गया था। साथ पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी की तीखी आलोचना की है दोस्तों। उन्होंने रमेश बिधूड़ी के बयान पर कहा है कि महिलाओं के प्रति इतनी घटिया सोच रखने वाले के हाथ में दिल्ली की कानून व्यवस्था है, जो खुद महिलाओं की इज्जत करना नहीं जानते, ऐसे लोग दिल्ली की बहन बेटियों की सुरक्षा क्या करेंगे? महिलाओं के प्रति इतनी घटिया सोच रखने वाले के हाथ में दिल्ली की कानून व्यवस्था है, जो खुद महिलाओं की इज्जत करना नहीं जानते, वो दिल्ली की बहन बेटियों की क्या सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे? कुल मिलाकर दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह से लगातार सवाल महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूछे जा रहे हैं। उनका पूर्व सांसद और कालका जी का उम्मीदवार खुलेआम ये बोल रहा है कि वो महिलाओं का सम्मान नहीं करता है क्योंकि उन्होंने प्रियंका गांधी का अपमान किया है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी के नेता ने पहले ही महिलाओं को बता दिया है कि महिलाएं उनको वोट ना दे, वरना इसी तरीके से महिलाओं का अपमान भाजपा के नेता करते रहेंगे और बीजेपी ने अभी तक माफी भी नहीं मांगी है दोस्तों। मामले को टालने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। साथ साथ पुणे में आयोजित मराठा सेवा संघ के कार्यक्रम में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज बीजी कोलसे पाटिल ने प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते हुए झूठा पीएम कहा है दोस्तों। उन्होंने दावा किया है कि नितिन गडकरी से प्रधानमंत्री का पद संभालने की भी अपील मैं करता हूं। जब हाईकोर्ट के पूर्व जज ये बातें बोल रहे थे दोस्तों, तब उनके मंच पर नितिन गडकरी भी मौजूद थे। उन्होंने पाटिल के बयान को नजरअंदाज कर दिया। पाटिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा निशाना साधते हुए टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें झूठे प्रधानमंत्री को स्वीकार करना पड़ता है, आप वह पद क्यों नहीं ले लेते हैं? केंद्रीय मंत्री मंच पर मौजूद रहे थे और उनसे सवाल भी पूछे गए दोस्तों। पाटिल ने नितिन गडकरी से कहा कि आप अपने भाषण में समावेशीता दिखाते हैं, जबकि यदि आप इतिहास देखेंगे तो एक भी ब्राह्मण समावेशी नेता नहीं बना है। आपके पास एक मौका है, आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मुझे आपकी चिंता है। आपके पास एक मौका है, आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मुझे आपकी चिंता है। आपसे एक निवेदन है, भले ही आप और मैं वैचारिक रूप से विपरीत हो, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई है कि आप हमें इस मामले में न्याय दिलाएंगे। मराठा आरक्षण पर भी बोले कोलसे पाटिल, मराठा
आरक्षण पर बात करते हुए कोलसे पाटिल ने भी कई बातें कही है। दोस्तों कुल मिलाकर क्या आपको भी लगता है कि एक नए तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाकर नितिन गडकरी को आगे करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि भरे मंच से ये बातें कही गई है और पूर्व जज के द्वारा कही गई है, कोई छोटे मोटे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति नहीं है। दोस्तों साथ साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने संवाद यात्रा के दौरान मोतिहारी में पत्रकारों से बात करते कहा कि इन लोगों ने 20 साल में जितना काम नहीं किया था उससे ज्यादा काम हम लोगों ने 17 महीने की सरकार में कर दिया। मैंने IT स्पोर्ट के क्षेत्र में काम किया, हमारी सरकार में टोला सेवक से लेकर तालीमी मरकज हो या विकास मित्र सबका वेतन बढ़ाया गया। इन लोगों ने जो सोचा नहीं था वो काम हमारी सरकार ने किया। हमने टूरिज्म पॉलिसी बनाने का काम किया, शिक्षकों के समान काम के बदले समान वेतन दिलाया। साथ साथ दोस्तों नीतीश कुमार के जाने से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जयंत पाटिल ने एक बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में NCP SP के नेता प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने बड़ा दावा करते हुए कहा है, बयान देते हुए कहा है कि नीतीश कुमार के जाने से भी केंद्र सरकार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शरद पवार की पार्टी के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि नीतीश कुमार के पास 12 सांसद, अगर 12 सांसदों का समर्थन भी हटा दे तब भी केंद्र सरकार अल्पमत में नहीं आएगी। मौजूदा परिस्थिति में मुझे कोई असर होता नजर नहीं आता। अगर और भी कुछ घटक दल जिनकी संख्या ज्यादा सांसदों की है वो बाहर निकलते हैं तभी जाकर अल्पमत में सरकार आएगी। कुल मिलाकर दोस्तों अकेले नीतीश कुमार अगर बाहर जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नीतीश कुमार के साथ अगर TDP ने पलटी मार दी तो तब जाकर खेला हो सकता है। ये बात तय है दोस्तों, एकदम सही उन्होंने कही है। आपको क्या लगता है लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के मथुरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर के मंदिर से चांदी की मूर्तियां और प्लेट चोरी हो गई है। दोस्तों आपको बता दें कि पुलिस ने रविवार को बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने गोविंद नगर क्षेत्र में एक भाजपा के नेता के घर से भूतल पर बने मंदिर से ये चीजें चोरी की है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार है। दोस्तों लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ताल ठोकते रहते हैं, लेकिन हकीकत आप लोगों के सामने। आप लोग देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर में ही चोरी हो गई है। इसी के साथ में दिल्ली के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने शनिवार को आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला। दोस्तों उन्होंने आम आदमी पार्टी की तुलना बीजेपी से करते हुए कहा कि दोनों पार्टियों का वैचारिक रूप से एक और दोनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी हुई पार्टियां हैं। ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी तो RSS का प्रोडक्ट है, सबको पता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों की विचारधारा एक जैसी है। RSS दोनों की जननी है। RSS ने जनसंघ की स्थापना के बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन किया और दूसरे का गठन 2012-13 में हुआ। ये बहुत बड़ा संस्थान है, ये लैब में बना हुआ हिंदुत्व है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच लगातार संघर्ष जारी है। दोस्तों इसे लेकर ये टिप्पणी जो आई है ओवैसी की, आपकी क्या राय है? क्या आप इसे सही मानते हैं या फिर कुछ और टिप्पणी करना चाहते हैं? साथ साथ दोस्तों दिल्ली के विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्रियों की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उससे पता चल चुका है कि बीजेपी किन एजेंडों के आधार पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक ने दिल्ली को लूटने का काम किया है। दिल्ली की जनता केजरीवाल से मुक्ति पाना चाहती है। दिल्ली में रहने वाले हिमाचली लोग भी भारतीय जनता पार्टी को ही जिताएंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिल्ली की जनता ने बीजेपी को जिताने का मन बना लिया है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री और केजरीवाल भ्रष्टाचार का उदाहरण बन गए। इस तरीके के और भी कई दावे किए गए। दोस्तों कुल मिलाकर अनुराग ठाकुर को बीजेपी ने सक्रिय कर दिया और अनुराग ठाकुर का जो बयान है वो कहते हैं कि केजरीवाल ने वोट बैंक की राजनीति करने के लिए रोहिंग्या मुसलमानों का समर्थन किया है, उनका समर्थन लिया है। जब उनके वोट काटे जाते हैं तो केजरीवाल को तकलीफ होती है। ममता बनर्जी देश में रोहिंग्या मुसलमानों को बसाना चाहती है। यानी इस तरीके का बयान देकर भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर को क्यों आगे किया गया है दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं दिल्ली के चुनाव में सांप्रदायिक माहौल बनाकर तनाव पैदा करके और पोलराइजेशन करके चुनाव को अपने पक्ष में बीजेपी करना चाहती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जब भी दिल्ली में इस तरीके के मुद्दे पर चुनाव लड़ी है तो उनको हार का सामना करना पड़ा है और हो सकता है कि आगे भी इसी तरीके से हार का सामना करना पड़े। आप लोग अपनी राय जो लगातार दोस्तों साथ BPSC के छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उनके आंदोलन को कुछ हद तक जीत तो मिल रही है दोस्तों, क्योंकि लगातार सरकार इसे लेकर कोई ना कोई प्रतिक्रिया दे रही है और तेजस्वी यादव जैसे मौजूद विपक्ष के नेता भी लगातार इन मुद्दों को उठाते चले जा रहे हैं। ऐसे में BPSC के प्री परीक्षा रद्द करने का मामला पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या इस मामले पर कोई ठोस कदम उठाएगा दोस्तों और कोई अंतरिम आदेश जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही तय होगा कि देश में पेपर लीक के मामले पर कोई रोक लगेगी या नहीं रोक लगेगी। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों ताकि पल पल की सारी बड़ी अपडेट आप लोगों तक लगातार पहुंचती रहे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक पूरी अपडेट लगातार सिलसिलेवार तरीके से पहुंचती रहे, बिना किसी प्रोपेगेंडा के रियल न्यूज आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।